साथियों नमस्कार, मैं राजीव आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारे किसान भाइयों को किस तरह से हमारे डॉक्टर तरुण कोठारी जी एंड मिस्टर कपिल बजाज जी ने समझाया है किसान भाइयों को। तो उन्हें कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और कितना उन्होंने एग्री किया हमारी बातों में। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग दूसरों को भी समझा सको किस तरह से समझाते हैं, नहीं समझाते हैं इसको लेके। तो वीडियो पूरा देखना एंड वीडियो हो सके तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में कोई भी एडिटिंग नहीं किया गया है, कुछ भी हमने कोई वर्ड छुपाया नहीं है। तो आपको सारा चीज़ें क्लियर सुनाई देगा आपको। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके फिर शेयर करना चालू करिए, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। एंड अगर आपने अभी तक जोश ऐप और उसके जो इतने अदर्स ऐप हैं, अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए उनको, क्योंकि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप मैं वीडियो डाल रहा हूँ प्रोटेस्ट को लेके, जिसमें आप 1-2 दिन में ही 10,000-10,500 व्यूज़ आ चुके हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है उसमें प्लेटफॉर्म में। तो हमें वही प्लेटफॉर्म चाहिए, अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म यूट्यूब से हट के। और हमें क्या क्या करना होगा, आगे की क्या क्या प्लानिंग है, वो सारा नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा क्या करना है, नहीं करना है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए और जल्दी से जल्दी हो सके तो अपने लोगों को समझाइए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा हम ह्यूमन है, हम बच्चे पैदा कर सकते हैं। बैक्टीरिया है, छोटा चींटी है, बच्चे पैदा करेंगे। बैक्टीरिया बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन वायरस खुद बच्चे पैदा नहीं करता। वो किसी सेल में जाएगा, वहां से वो बहुत सारे बनेंगे। ऐसा होता है। तो इसका मतलब वो कुछ कहते हैं कि निर्जीव है, कुछ कहते हैं सजीव है। तो वो निर्जीव ही है, तो उसको जान ही नहीं है, तो आपका ये क्या मारेगा आपको? भाई आप किसी विज्ञान को मारना चाहते हो, तो जान हो तो मारना उसके क्यों? पहले तीसरी पार्टी करें। ये सब चीज आपको डराने की, ठीक है? अब बात करते हैं मीडिया की, बात करते हैं। ये बताया, मीडिया में एक फोटो आया था पहले कि ईरान में इतने लोग मर चुके हैं कि वहाँ पर लाशों को दफनाने के लिए मशीन आई है, जेसीबी मशीन। आप लोग फोटो देखिए, वो जेसीबी मशीन दिखा रखी थी कि लाशों को दफनाने की जेसीबी मशीन। वो फोटो थी 2015 की। कब थी? 15 में वहाँ पर कब्रिस्तान में कुछ काम चल रहा तो मशीन बनाने की जेसीबी। उस फोटो से क्या बताया कि 2020 में 1000 लोग मर गए हैं और लोग मरने के दफनाने के लिए। ये 1000 लोग मर रहे हैं, आप दफना नहीं पा रहा है, तो मशीन फोटो किसकी थी? वो पुरानी फोटो। मीडिया सब ये काम करता है, पुरानी फोटो, पुराना कहीं पुरानी अच्छे से घंटे घंटे मर गए, उठाया दिया कि देखो ये कोरोना से ये चीज क्लियर हो। एक पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, अगर महामारी फैलती है, हिंदुस्तान में रोज लोग पढ़ते हैं, कोई भी देश होगा, हमारे यहाँ लोग पढ़ते हैं 40,000 पर डे। एक रफ आइडिया है, 40,000 पर डे। जिस दिन हिंदुस्तान में एक दिन 80,000 लोग रहेंगे, हम बोलेंगे महामारी। महामारी है तो आदमी कोई तो एक्स्ट्रा मरना चाहिए। कोई नई बीमारी फैली है, कोई तो आदमी एक्स्ट्रा मरना चाहिए। एक भी आदमी एक्स्ट्रा मरा जो हमारी मौत के आंकड़े 2018 के हैं, 17 के, उससे भी कम है। महामारी कहां से आ गई? भाई एक गांव में हर साल 5 लोग मरते हैं, बीमारी फैलेगी तो उस साल 10 लोग मरेंगे ना, उस साल 5 लोग ही मरे, बीमारी कहां फैलेगी? अब हो क्या रहा है, एक टेस्टिंग हो रहा है। अब हम 7 लोग बैठे हुए हैं, 7 में से टेस्टिंग करेंगे, एक को पॉजिटिव आ जाए तो टेस्ट कैसा? वो टेस्ट कैसा बनाया गया है? टेस्ट ऐसा बनाया गया है कि 2005 के टेस्ट निकाल सकते। आप कोई आदमी मर गया और मरने के बाद टेस्ट हुआ और आया पॉजिटिव, क्या बोलेंगे? कोरोना से। गुजरात में महसाना में ब्रेन ट्यूमर का बच्चा था, डॉक्टर ने बोला कि घर ले जाओ, सेवा करो, घर ले गए, सेवा किया, फिर कोरोना फैल गया, तो तबीयत ज्यादा खराब हुई, लेके आया, टेस्ट किया, पॉजिटिव आया, मर गया। कल तक तो आप कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर से मरा है, आज की कोरोना से। एक्सीडेंट के केस, एक्सीडेंट हो रहा है हॉस्पिटल में, कोरोना टेस्ट, कोरोना से कोई नहीं मरा,
कोरोना एक सिंपल फ्लू है और सिंपल फ्लू से जो इसकी मृत्यु दर होती है वो 0.1%। सिंपल फ्लू की जो मृत्यु दर 0.1%, लेकिन 0.1% लोग उससे मरते हैं इंसान, इतने ही मरते कोरोना से। तो सिंपल फ्लू हर साल मरते हैं, कोई अलग से एक भी आदमी एक्स्ट्रा नहीं बना। तो माहौल ऐसा बना दिया गया है। अब मान लीजिए कहीं पर कुछ जांच हो रही है कि कोई बीमारी हो रही है, मलेरिया हो गया, और इतने लोग ठीक हो गए तो निकाल देते हैं। अब तो क्या करते हैं, कारपेट तो निकालते नहीं है, संख्या बढ़ाया जा रहा है, इतने केस हो गए, इतने केस हो गए, जो ठीक हो तो उनको हटा दो ना। जो रोज केस ठीक हो रहे हैं, आप बोल रहे 90% रिकवरी है, तो उनको हटा दो। ऐसा हो नहीं रहा, बस रोज संख्या आ रही है, उसमें ऐड कर दिया, ऐड किया जा रहा है। एक आदमी का 10 दिन में 3 बार टेस्ट हुआ, मान लो 3 बार पॉजिटिव आया, तो 3 केस दिख रहे हैं उसको, क्या लिख रहे हैं? 3 बार पॉजिटिव आ गया किसी का टेस्ट, तो 3 केस आ गए, ठीक है। क्या लिखेंगे 10 दिन में 3 केस आए, जब आया था एक काउंटिंग बेस पर टाइम एक मिनट। अब बात करेंगे वैक्सीन। वैक्सीन के नाम ये सब क्या करें, ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी बीमारी है, हम इसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? आपके वैक्सीन लगाएंगे, ये उनका कहना है। सब गेम इसी लाइन में चल रहा है। बड़े बड़े अखबारों में एक ही बात आई, वैक्सीन नहीं आ रहा, वैक्सीन नहीं आ रहा, वैक्सीन आ रहा है, आने वाला है, ये ना। एक ही बात कहनी है, शुरू से बड़ी बीमारी फैल गई है, बचना है तो सरकार आपको वैक्सीन लगवाएगी, चाहे सरकार फ्री में लगवाए, ऐसा सरकार बचाएगी आप। ये सरकार से एक बात, वैक्सीन जिसने लगवाया है और जिसने नहीं लगवाया है वो जांच कैसे करेंगे? मान लीजिए एक गाँव में 100 लोग हैं, कैसे पता चलेगा इसने वैक्सीन लगवाया, इसने लगवाया? सर्टिफिकेट इशू करें, जहाँ वैक्सीन जो भी वैक्सीन के नाम जो चीज लगाएंगे वो लोग, वहां पर एक आपका निशान बनेगा, उस निशान को QR कोड से चेक करें। आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो सामान के पीछे वो डंडी होती है, वो मशीन से वो नजर से देखते हैं और वहां से कंफर्टेबल आ जाता है, इसकी रेट ये है, इसकी रेट ये ना, आपको पता नहीं चलता। वैसे ही QR कोड वहां पर होगा, नजर से चेक करेंगे, स्क्रीन पर आ जाएगा कि हाँ भाई इसका वैक्सीन लगा हुआ है। तो समस्या टैटू में है वैक्सीन, समस्या टैटू में भी नहीं है वैक्सीन में। समस्या क्या होती है, लगा रहा है ना, कहने के लिए वैक्सीन है, वो आपके आईडी बनवा रहा है। वैक्सीन का कुछ ऐसा मुश्किल है, वो आपके आईडी बनवा रहा है। वैक्सीन की दवाई में सब सही, दवाई में तो वैक्सीन जो बनता है ना नॉर्मल, वो तो गाय के मांस से और बछड़े के मांस उससे बनेगा। अब वो क्या लगाएंगे, वैक्सीन के साथ में टैटू भी लगा देंगे, जो एक चिप लगा देंगे, वैक्सीन के नाम पे चिप लगाएंगे, उस चिप के अंदर वैक्सीन भी है और उस चिप के अंदर आपका वो भी है। सरकार बता रही थी सब टैटू उन्होंने अनाउंस किया था 2 महीने पहले, भारत में इसको विकसित किया गया टैटू, वो लगाया जाएगा। अल्टीमेटली वैक्सीन के बहाने ये आपको कुछ इस तरह से कंट्रोल में रहता है। ये पहली बात ये कि जिसकी लगी होगी उसी को सारी आज़ादी होगी। आपको ट्रैवल करना है, रेलवे की टिकट चाहिए, कहीं जाना है, बच्चे की एडमिशन कराना है, कोई आपको सरकार से बेनिफिट देना है, तो उसी को मिलेगा जिसका ये वैक्सीन लगा होगा। ये एक तरह का आपके ऊपर एक ऐसी व्यवस्था हो रही है जिसमें ये, जैसे हमने मास्क और एंटी मास्क लगा रहे नहीं लगा रहे परिवारों के लोग बट गए, वैसे ही एक तरह से इंसानियत को बांट रहे हैं कि वो वैक्सीन लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, होगा। ये आपको वैक्सीन लगाओगे तभी आपको ये सारी आज़ादी मिलेगी, वरना अपने घर में ना आप नौकरी कर सकते हो, ना आप कहीं जा सकते हो, ना ट्रैवल कर सकते हो। ट्रैवल तो बंद है अभी 8 महीने से, आप दुनिया में कहीं नहीं घूम सकते, रेलवे बंद है। तो अब ये सिचुएशन भी कर रहे हैं और इस वजह से ये बहाना है और इनका मकसद है लोगों को कंट्रोल। अब ये क्या होता है कि वैक्सीन के माध्यम से कल कोई वैक्सीन में कोई जहर भी हो, वास अगर ऑन किया आप जहर आप मानव को तैयार भी हो सकते हैं, 1 सेकंड में खत्म होता है। साइनाइड की एक बूंद होती है ना, बूंद से भी कम, एक बूंद बहुत बड़ी होती है। साइनाइड का 10वां हिस्सा भी जब टेस्ट नहीं करता, आज तक
इसको टेस्ट नहीं पता, टेस्ट के साथ तो वैक्सीन आपके बॉडी को चेंज करते हैं। जो आदमी की बात नहीं मानेगा वो उसको कंट्रोल नहीं सकता, आना है, काटना है, बताना है। वैक्सीन की खतरनाक तरह ये आरएनए और डीएनए को चेंज करने वाली वैक्सीन की जरूरत है। ये कंपनी मॉडल था, इसको बिल गेट्स जो है वो एक तरह से प्रमोट कर रहा है। इसमें ये आपके अंदर का जेनेटिक कोड होता है ना, डीएनए, उसको भी बदलेगा। कुछ लोगों का उसको ज्यादा प्रमोट किया जाता है, खासकर बिल गेट्स के कंट्रोल में लोग तो ये आपको जेनेटिकली भी चेंज करते हैं। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है, वैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बीइंग्स भी बनने वाले हैं। ये जेनेटिकली भी लोगों को बदलना चाहते हैं। कुछ इनका एजेंडा डिपॉपुलेशन का है, लोगों को आबादी को ही कम करना चाहते हैं वैक्सीन के जरिए। ये इनका पूरा एजेंडा है। तो अब लोगों को ये डर है कि ये वैक्सीन अल्टीमेटली यूज होगी दुनिया की आबादी को कम करने के लिए, यानी आपको आपकी प्रजनन शक्ति उस वैक्सीन के बहाना ये बहुत कुछ करेंगे। कोरोना की तो मृत्यु तो है ही नहीं कि वैक्सीन लगा के बोले थे ये जिसको लगाया वो ठीक हो गया, क्या बोलेंगे? मृत्यु तो है ही नहीं उसकी, उसको बताएंगे नहीं उसकी मृत्यु तो। जिसको वैक्सीन लगवा दिया लोगों ने वो मर गया, बोलेंगे डायबिटीज से मर गया, हाइपरटेंशन से मर गया, है ना, ब्लड एक्शन से मर गया, ब्रेन ट्यूमर से मर गया। लेकिन जिसने नहीं लगवाया वो बोलेगा तो क्या बोलेगा जी कोरोना से मरा। ठीक है ना, ये डिप्रेशन कर देंगे। आदमी सोचेगा नहीं यार वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है, जो लगवा रहे बच रहे क्या बताएगा आपको। उसके बहाने इनके 50 काम, आपकी बॉडी का डीएनए चेंज करना, उसमें से वो कहीं से दूसरा कॉन्टैक्ट करेगा। वो तो आप मोबाइल फोन में आप देखो ना, आप कहाँ से कॉन्टैक्ट करते हैं। आप मोबाइल फोन है तो हम ऑपरेट करते हैं, चिप जो होती है वो बाहर से चिप का तरह ही अंदर इंजेक्ट करेंगे, बाहर या चमड़ी के अंदर, ये चमड़ी होती है ना, चमड़ी के अंदर लगे, हल्का सा अंदर लगे चीज हो रही है। चावल के स्कैन कर, चावल के दाने से लगा देंगे, वो लेजर से स्कैन हो जाएगा, तो आपके कंप्यूटर का पूरा उसका एक नंबर होगा, उसको ये बोलते हैं डिजिटल आईडी। तो ये कहता है कि दुनिया में आधे से अधिक लोगों के पास ये आईडी नहीं है, ये आईडी देनी होगी। अगर कुछ ऐसा इंजेक्ट करेंगे फिर तो लोग वोट करेंगे, लोग साथ में देंगे, तो ये ऐसा तो कुछ इन्होंने ऐसे ही प्रदूषण लगा दिया, कुछ इंजेक्ट नहीं किया, फिर लोगों को कुछ नहीं बनाया। तो वो यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ कहीं लगा सकते हैं। ऐसे दूर से कोई खेल ना करते, फिर लोग लगा कुछ इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, इंजेक्ट करेंगे, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। फिर तो हमारे साथ इंजेक्ट में दो चीजें हैं, एक तो दवा इंजेक्ट करा सकते हैं, उसमें तो लोग कहेंगे दवाई लग रही है। अब हम लोगों को ये समझाओ कि चिप लगेगी, ये लगेगी, और उसके बाद वो सीधी इंजेक्शन लगा दे, तो कहेंगे यार ये तो वैसे कह रहे थे, चिप चाप तो कुछ है नहीं इसमें। अगर चिप लगाओगे फिर तो लोग विरोध करेंगे, कोई नहीं लगवाओगा अपने शरीर में। हमारे गाँव में तो कोई लगवाओगा नहीं, बट हमारे गाँव अच्छा हमारे शरीर में कुछ गिरो तुम। लेकिन अगर वो सीधा इस जो बात बोली है, क्वांटम टेस्ट लगेगा, उसका कोई टेस्ट करके वैक्सीन आपने लगवा रखा नहीं लगवा, टेस्ट कैसे करें? मान लीजिए आपने वैक्सीन लगेगी सबको, वो तो ठीक है। मान लीजिए वो वैक्सीन आपने किसी ने लगा दी, अब कैसे पता चलेगा कि सामने वैक्सीन लगवा रखा नहीं लगवा? या तो जो अब तक हमें समझ में आया कि वो कोई कार्ड वगैरह बनाता है, जैसे बच्चों का बनता है, इसको पोलियो का टीका लगा हुआ है, कोई इसको वैक्सीन लगा दे। हम तो वही सोच रहे ना, हम भी अपना पैसे देगा 1000 रुपये यार, लिख दे इसमें लाके वैक्सीन। डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट किसी भी तरह हो सकता है। सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, वो डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा। आप उसमें कुछ एडिक्स लिखेंगे, होगा क्या? आप समझ, ये बात स्पष्ट है, सर्टिफिकेट होगा डिजिटल। अब वो डिजिटल कैसे चिप के माध्यम से हो पाए, क्या करेंगे, होता तो टैटू के हिसाब से ही है, रास्ता चमड़ी पे लगा देते हैं। लेकिन सिर्फ वैक्सीन का भी नुकसान है। हाँ, वैक्सीन से भी लोग मर रहे हैं, ये फ्लू ही है, इससे भी तो ये अभी तक कितने लोग मरे, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन का ट्रायल हुआ उसमें लोग 2-3 मर चुके। सर आपको वैक्सीन से मरेगा तो ये बोलेंगे कि डायबिटीज आप समझ रहे हो, वो उसको खाएगा, इंडिया उसको खाएगा ही ना कुत्ते को। आप बोलते हो वैक्सीन से मरेगा, मानेंगे नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट लिखेगा कि डायबिटीज प्रॉब्लम तो बहुत असर कंट्रोल करेंगे ना।
नहीं लगवाया है तो उसकी मौत तो कोरोना से, लगवाया है तो वो किसी को बैठना आप वैक्सीन को टेक्निक को लगवाने की तैयार बैठे उसको किसने कहा? सरकार ने कहा। हमारे पास भी गाइडलाइन है उसकी वैक्सीन क्या है? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ना आए कल को मान लीजिए आप स्लाइड में आते हैं चिप चलाने लगे कितने लोग ऐसी कदर धरा बचे हैं हमारे यहाँ ऐसी बर्निंग यूज करते हैं तो बात समझ ये तरीका वो नहीं, तरीका ये है कि जो लगवाएगा वही काम पे जा सकता है। पहले लॉकडाउन होगा, पहले लगेगा लॉकडाउन, सब घर के अंदर बंद, काम हो जाएगा जो लगवाएगा। जिसको काम करना है, खेत पे जाना है, अपना माल मंडी में बेचना है, वहाँ पे आज तक आना ही है। वो दुनिया के प्रत्येक आबादी को डिजिटल आईडी एक वेबसाइट है ID2020.org, ID2020.org आप पढ़िएगा, दुनिया के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल आईडी देनी है, यही उसका लक्ष्य है। ID2020 का काम यही है, दुनिया के प्रत्येक आदमी को डिजिटल आईडी देना। अब डिजिटल आईडी कैसे होगी आप सोचिए ना, डिजिटल आईडी कैसे बनी? आप जेब में लेकर तो घूमोगे नहीं, जेब में तो वो आईडी हमारे पास पहले से है, आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, पहले से हमारे पास है, आईडी पहले से हमारे पास है। आजकल तो सब डिजिटली देखा जाए तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो क्या है? डिजिटल है, वो डालता मशीन में सब आ जाता है उसमें कौन है वो ये छोटे रहते हैं, वो डालता है कितनी बार चालान करना है, कितनी बार क्या उसका रहता है उसमें, वो डिजिटली तो है। वो क्या करेंगे? आपकी आईडी कैसे बने? ईमेल आईडी कैसे बने? अच्छा, गायों के अंदर इस प्रकार की कुत्तों में चिप लगी शुरू हो गई, कुत्तों के आइडेंटिफिकेशन के लिए चिप लगेगा। आपके पास कुछ पर तो निकालो लगती है चिप लगती ना, वो किस लिए लगती है? इस तरह उसको पता लग जाता है उसकी लोकेशन का इस तरह ताल लग जाता है आप भी काम में इसमें ले जाता वही लगा अंदर चमड़ी में इसको RFID चिप बोलते हैं। RFID चिप अल्टीमेटली वो चिप हो सकता है आप नहीं लगाए, एक सवाल लगा ले आप चिप, हो सकता है कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा दे लेकिन आपको प्यार कर देंगे कुत्तों के लिए, गायों के लिए बाहर चिप लगाना शुरू है, वो लगाते हैं इंडिया में लगती है ना RFID चिप लगती कुत्तों के शरीर में, कुत्ता कहाँ पर वो मालिक सीधा है बने हुए, आपकी लोकेशन सब ट्रेस हो रही है, सब कुछ ट्रेस हो रहा है, आप कहाँ पर दिखा रहे हैं, वो आईडी अल्टीमेटली जो आपके कंपनी से ट्रेस होती है उसको जोड़ देंगे आपके बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड जोड़ दिया, आधार कार्ड जोड़ दिया, आपका सारे बैंक आपका आधार से जुड़े हुए हैं, आपका एक ही ट्रांजेक्शन सुनना केजरीवाल कैसे गाइस इस नाम पे आधा बोलते हैं इसने कैसे आप भी केजरीवाल को समझ रहे जो केजरीवाल को लेके आए प्रोजेक्ट नहीं कर रहा नहीं कर हर फंड बता दो आपका फॉर फाउंडेशन में तो फंडिंग करी पैसे कहाँ आता है केजरीवाल के पास? सारे मीडिया में केजरीवाल केजरीवाल को ये फॉर फंड फंडिंग करी है और भी नहीं गई है, तो एक केजरीवाल को अवार्ड मिला मैक्सेस अवार्ड जो है, मैक्सेस अवार्ड की फंडिंग करता है रॉकफेलर का नाम बताया था बीच में आप लोगों को ना, रॉकफेलर फंडिंग करता है। और रॉकफेलर ने 2010 में एक डॉक्यूमेंट निकाला था, ये भी एक एविडेंस है, 2010 में एक रॉकफेलर ने एविडेंस एक डॉक्यूमेंट निकाला था, उसको रॉकफेलर डॉक्यूमेंट कहते हैं। आप सर्च करना रॉकफेलर डॉक्यूमेंट 2010 आ जाएगा। उसने बताया उसने व्हाट यूज किया लॉक स्टेप, क्या बोला लॉक स्टेप, हमें स्टेप करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा पूरा राष्ट्रीय अप्रोक्सीमेटली सारी कंट्री एक साथ कोऑर्डिनेट करके ये दुनिया के अंदर एक तानाशाही हो गई उन्होंने कोविड के जरिए किया। उसको लिखा हुआ लॉक स्टेप के अंदर कि हमें पूरी दुनिया को ट्रैवल को सस्पेंड करना है, पूरी दुनिया को बंद करना पड़ेगा, जब किसी कोई महामारी आएगी तो सब करना पड़ेगा। वो मीटिंग भी हाँ बोलते क्या महामारी आएगी तो करना पड़ेगा। ये तो हुआ 2010 की बात है। फिर आपका जो पहला केस जो आया चीन के अंदर वो आया था दिसंबर के अंदर,
इनकी मीटिंग हुई है अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को एक एविडेंस और है। 18 अक्टूबर 2019 को डी और की मीटिंग हुई है। इवेंट में फाउंडेशन और उसकी तो वीडियोग्राफी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑर्डर लगा है ये लोग बात करते हैं उसके अंदर चाइना का भी कोई बड़ा अधिकारी हां सीडीसी है ना, वो वहां से मीटिंग कर रहा है, सारी ये कर रहा है कि कोई नई बीमारी आएगी तो तुम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, ये बंद करेंगे वो बंद करेंगे। रिहर्सल और रिहर्सल करते आप युवा बीमारी आ गई, आपने रिहर्सल खत्म करी और आपके सामने महामारी फैल गई, ये कितना बड़ा सबूत है। वही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फिर जून में इस साल ग्रेट रीसेट अनाउंस किया। ग्रेट रीसेट में उन्होंने कहा कि दुनिया तबाह हो गई है, अब एक नई दुनिया हम बनाएंगे, नया किस्म का पूंजीवाद लेके आ रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में का गहरा संबंध है मोदी के साथ, जिसने इसको ग्रेट रीसेट को पहले नाम दिया गया फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसमें लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाएगा, ट्रांसह्यूमनिज्म की बात है, नई तरह के इंसान बनाए जाएंगे, इंसान और टेक्नोलॉजी को मर्ज कर दिया जाएगा। ये जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसके 2 सेंटर इंडिया में खुल चुके हैं 2018 में, मोदी ने खुद खोले हैं, एक मुंबई में, एक नई दिल्ली। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से इतना गहरा संबंध है मोदी का भी, और भारत के जो पूंजीपति हैं सारे आईटी इंडस्ट्री के खासकर इन्फोसिस, विप्रो और इन कंपनियों के, और रतन टाटा और मुकेश अंबानी, ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बैठे हैं। ये पूरा गिरोह बना हुआ है। इस गिरोह की रिप्रेजेंटेशन भारत सरकार के अंदर है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो 2006 में बनाई है। जब सोनिया और मनमोहन की सरकार थी तो इन्होंने पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया बनाई, बिल गेट्स को पूरी क्रुसेड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, राज्य सरकारों में भी और भारत सरकार के अंदर। ये जो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, इसने 2006 से लेकर 2020 तक पूरी जमीन तैयार की इस षड्यंत्र की, जो आज भारत में लागू किया गया है कोरोना के नाम। तो पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया में भारत के सारे पूंजीपति उनका गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, नीलेकणी, जिसने आधार लागू किया, ये सब गेट्स के गैंग का हिस्सा है। पूंजीपति बैठे हुए हैं, इन्होंने भारत सरकार पर भी कब्जा किया हुआ है। सारी पॉलिसी जो बनाई गई है, भारत सरकार का कोई एक भी हेल्थ मिनिस्ट्री का कोई एक भी कमीशन या कमेटी नहीं है जिसके अंदर पीएचएफआई के लोग ना बैठे। कोविड की कमेटी इन्होंने बनाई है आईसीएमआर की, जो ये सारा देख रही है, इसके अंदर पीएचएफआई के लोग बैठे हैं, विनोद पॉल। नीति आयोग जो बैठा है वो सारा इस एजेंडा को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नीति आयोग जो जिसका चेयरमैन जो है मोदी खुद है, और वाइस चेयरमैन एक और है राजीव कुमार है, और सीईओ उसका अमिताभ कांत है। नीति आयोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये खतरनाक एजेंडा है, शैतानी एजेंडा है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो एक अवैध संस्था घुसाई हुई है भारत सरकार के। इसके अलावा मोदी ने 2008 में इनको जमीन दी, बिल गेट्स का पीएचएफआई है, इन्होंने 4 पब्लिक हेल्थ स्कूल खोले थे शुरू में 2006 से 2008 के बीच में, एक गुजरात में, एक आंध्र प्रदेश में, एक उड़ीसा में और एक दिल्ली में। दिल्ली वाला आज से गुड़गांव में। तो ये 4 इन्होंने पब्लिक हेल्थ स्कूल खोले। मोदी इनके साथ शुरू से मिला हुआ है, यानी कांग्रेस में यूपी की सरकार थी 2006 में, बीजेपी भी मिली थी, क्योंकि मोदी ने इनको हेल्प की, जमीन दी और पैसा दिया। गांधीनगर में इन्होंने अपना पब्लिक हेल्थ स्कूल खोला। इस तरीके से 14 सालों में इन्होंने अपना जाल पूरे भारत में फैलाया है। ये पॉलिटिशियन को खरीद चुके हैं, अधिकारियों को खरीद चुके हैं, और इन्होंने पूरी जमीन तैयार की भारत में ये कोरोना षड्यंत्र जो इस साल लागू। अधिकारी किस लेवल के सामने सेक्रेटरी लेवल तो ये बस पीएचएफआई की वेबसाइट पे जाइए और देखिए, उसमें भारत सरकार के अधिकारी उनकी गवर्निंग बोर्ड के अंदर बैठे। मॉन्टेक सिंह आलूवालिया इसका आज तक है, 14 साल से आज तक इनकी गवर्निंग बोर्ड में बैठा हुआ है मॉन्टेक सिंह आलूवालिया। हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी लेवल के आईएएस लेवल के अधिकारी बैठे हुए। जब भारत सरकार से मैंने इस पे लिखा है, जब मैंने हमसे आरटीआई हमने फाइल की, बताया कि इनके गवर्निंग बोर्ड में क्या होता है, जरा हमें बताएं, इन्होंने नहीं बताया। अगर हेल्थ मिनिस्ट्री में आज आप एक छोटी सी आरटीआई डाल दो पीएचएफआई के नाम से, कि पीएचएफआई के बारे में हमें बताओ, वो हेल्थ मिनिस्ट्री में मिनिस्टर की हिम्मत नहीं कि वो उसका जवाब आपको दे दे, वो डायरेक्ट जाएगी फॉरवर्ड करेगी पीएचएफआई को। बिल गेट्स का जो क्रिमिनल के खिलाफ वो जवाब देंगे। आप शिकायत कर दो पीएचएफआई की, किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, वो शिकायत सीधी जाएगी पीएचएफआई को, वो जवाब देंगे आप। तो पीएचएफआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बिल गेट्स के क्रिमिनल क्लब बैठा है, जो कब्जा किए हुए हैं 14 साल से। इन्होंने पूरे भारत का जो पब्लिक हेल्थ का तंत्र है उसको कब्जा किया, भारत सरकार में भी और केंद्र सरकार में भी। कर्नाटक में भी बाद में जमीन चुनी, वहां भी इन्होंने। तो
तो इस हद तक का कब्जा है बिल गेट्स का। और ये पूरा षड्यंत्र 14 साल से चल रहा है, इसकी पूरी जमीन तैयार हो गई है। अब जो मार्च से लेकर आज नवंबर है, इन्होंने आप देखें इनके किस तरह के संबंध है मोदी के भी। बिल गेट्स ने इसको अवार्ड दिया कोई 2018-19 में, फिर इसने बिल गेट्स को दिया। ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो पूरा ये कोविड का जो आपका प्रोटोकॉल है भारत के ऊपर इम्पोज की हुई जो WHO से, ICMR पे कब्जा बिल गेट्स है। ICMR का फंक्शन हुआ था पिछले साल नवंबर में, जिसमें बिल गेट्स आया था और वो अवार्ड दे रहा था। और ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ है, जो सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है पूरे में, आदर पूनावाला और ये साइरस पूनावाला की, वो इनके इसके खास दोस्त हैं बिल गेट्स के, इनको अवार्ड मिला था। साइरस पूनावाला जो सबसे बड़ा वैक्सीन मेकर है भारत में, जो सबसे बड़ी वैक्सीन पूना में जिसको कहते हैं सीरम इंस्टीट्यूट, उसको अवार्ड मिला था। किरण मजूमदार है बायोकॉन की, उसको अवार्ड मिला गया। बिल गेट्स खुद दे रहा है। फिर ये नवंबर में नीतीश कुमार से मिलने गया था, चुनाव होने वाले थे अभी 2020 में। नीतीश कुमार से खास 3-4 दिन मिलके आया है ये बिहार। ये 3-4 दिन की इसकी विजिट थी इंडिया की, और ये नीतीश कुमार से मिलके आया। इस हद तक का कंट्रोल है बिल गेट्स का भारत सरकार की। ये बड़ी लंबी युद्ध से काम हुआ है। इस पे जो मेरे आर्टिकल है, मैं आपको जो डॉक्यूमेंटेशन की आप बात करें, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको भेजता हूँ। अगर आपको पूरी षड्यंत्र की कहानी सुननी है, मैं लिख के आपको भेजता हूँ। अभी हमारे पैम्फलेट वगैरह तैयार करके वो मैं भेजेंगे आपको। तो ये बड़ी लंबी योजना है, और ये अभी 2020 में खत्म नहीं हुई है। ये 2025 तक मिनिमम है, 25 तक ये लोग सबको करते हैं। इनका एजेंडा 2030 कहते हैं, 10 साल में अब ये पूरा एजेंडा पूरी दुनिया में एक तरह से जहाँ पे लोग निकल के आ रहे हैं देशों में, और लोगों को निकलना ही प्रेशर पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ रहा है। लोग बाहर निकल के आ रहे हैं, वहाँ तो सरकारों को प्रेशर आ रहा है। प्रेशर पड़ता ही है लोगों को, जब पब्लिक बाहर निकलती है कुछ न कुछ तो प्रेशर पड़ता ही है। अभी अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं। अमेरिका में 2 बंदे, एक बिल गेट्स है, ये ट्रम्प है, और एक ये जो बाइडेन जीत गया ना, फिर तो देखना, फिर तो पूरा घंटा रहा, फिर तो पूरा अमेरिका बंद हुआ। ट्रम्प जीत गया, दूसरा बाइडेन है गेट्स का खास डेमोक्रेटिक पार्टी का जो लोग हैं, ये जो बिल गेट्स जैसे तो उनके साथ ही मिला। ये तो क्या अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रम्प है ना, ट्रम्प इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस पूरे कोरोना, इसलिए बचे हुए हैं लोग काफी कुछ। ट्रम्प जो है वो खिलाफ कोरोना के, कहता कुछ नहीं आया था। लेकिन जो अगला बंदा जो चुनाव है, उसकी जीतने की चांस ज्यादा है, क्योंकि वो पूरा माहौल बना दे उसके पक्ष में। अगर वो दिया